नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैपलिन पॉइंट के बारे में। कैपलिन पॉइंट एक मल्टी बैगर कंपनी रही है और 2014 से 2017 के बीच में ये कंपनी करीब 25 गुना हो गई थी। ये 30 रुपये से बढ़ के ये स्टॉक करीब 785 रुपीज़ जैसे हाई लगा के आया था। तो एक मल्टी बैगर कंपनी है, लेकिन 2017 के बाद ये कंपनी एक शांत मूड में बैठी और पिछले 3 साल से कोई ज़्यादा हरकत नहीं करी है। अब ये कंपनी घट के 785 से करीब 300 रुपये के आसपास इसका स्टॉक चल रहा है और हमें लगता है कि यहाँ पे ये कंपनी काफ़ी वेल प्लेस्ड है, कंसिडरिंग कि फार्मा स्टॉक्स में वैसे भी इस समय ड्रीम रन चल रहा है। अगर हम बात करते हैं इस कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में, तो ये कंपनी 1990 में स्टैब्लिश करी थी और ये फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं जिनका नाम था मिस्टर सी पार्थिपान। तो मिस्टर सी पार्थिपान इस कंपनी के फाउंडर और करंटली चेयरमैन हैं, जिन्होंने इस कंपनी को 1990 में स्टैब्लिश करा था और ये एक फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर थे। इस कंपनी का फोकस था कि ये ऐसे इलाकों में जाए जहाँ पे ज़्यादा रेगुलेशंस ना हो और ये अपनी जेनरिक बहुत ही कॉमन दवाएं इंडिया से या तो बना के या कहीं और से प्रिक्योर करके उन मार्केट्स में बेच सकें। तो ऐसे में इन्होंने कुछ ऐसे सेंट्रल और साउथ अमेरिका के मार्केट्स पकड़े, फ्रैंकोफोन, साउथ अफ्रीका। उसके बाद ये लोग सेंट्रल अमेरिका में कुछ कंट्रीज़ में गए जैसे कि ग्वातमाले, एल साल्वाडोर, निकारागुआ, इक्वाडोर, होंडुरास। तो इस तरह की कंट्रीज़ में इन लोगों ने अपना कारोबार जमाया जहाँ पे कि बहुत ही कम प्लेयर्स थे। यहाँ पे जो बड़ी ब्रांडेड कंपनीज थी उनकी दवाइयाँ काफ़ी महंगी थी, जिसे कि वहाँ के लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे क्योंकि वहाँ के लो इनकम ग्रुप था वहाँ। और जो बीच की कंपनियाँ थी जिनकी दवाइयाँ इतनी महंगी नहीं थी, वो लोकल प्रोडक्शन करते थे, तो उनकी कॉस्ट एक तो ज़्यादा आती थी, तो बहुत ज़्यादा वो चीप दवाइयाँ नहीं बना पाते थे। तो इन्होंने इंडिया में प्रोडक्शन करा, चाइनीज़ कंपनी के साथ हाथ मिला के चाइना से इंपोर्ट करी दवाइयाँ और उन मार्केट्स में जाके बेचा जहाँ पे दवाइयाँ लोग महंगी नहीं खरीद सकते थे और वहाँ पे अवेलेबिलिटी भी नहीं थी, साथ ही साथ वहाँ रेगुलेशंस बहुत कम थे। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए इस कंपनी ने इन इलाकों में जाके अपना जेनरिक्स दवाइयों का बिजनेस शुरू करा। अगर हम एक इनकी टाइमलाइन देखते हैं तो आप देख सकते हैं 1990 में ये इनकॉर्पोरेट हुई। उसके बाद ये इसी तरह से सेंट्रल और लैटिन अमेरिका में इन्होंने अपना बिजनेस स्टैब्लिश करा, थोड़ा बहुत अफ्रीका में। आज की डेट में भी अगर हम देखते हैं तो इनका जो मेजर रेवेन्यू है वो इन्हीं देशों से आता है। अप्रॉक्सीमेटली 96% रेवेन्यू इनका इन देशों से ही आता है आज की डेट में भी। तो हमने देखा कि जब इन्होंने अंगोला में बिज़नेस एंटर करा तब इनको काफ़ी फ़ायदा हुआ, कंपनी ने अपने सारे डेट्स चुका दिए। उसके बाद इन्होंने आउटसोर्सिंग रिलेशनशिप्स बनाए चाइनीज़ कंपनी के साथ, वहाँ से ये माल लाके यहाँ पे बेचते थे। उसके बाद इन्होंने एंटर करा कैरेबियन और साउथ अमेरिका में। उसके बाद कंपनी ने यूएस मार्केट्स में भी एंटर करा 2014 में और वहाँ पे यूएस मार्केट्स में भी अब ये इंजेक्टेबल सप्लाई करेंगे। तो इन्होंने अपनी जो लिक्विड इंजेक्टेबल फैसिलिटी थी उसको अप्रूव कराया 2017 में। उसके बाद इन्होंने एक जेवी करा चाइना के एक कंपनी के साथ, जिससे कि ये चाइना में अपने प्रोडक्ट्स बेच सकें। उस कंपनी का नाम है हेनियान जॉइंटाउन फार्मास्यूटिकल। लार्ज चाइनीज़ डिस्ट्रीब्यूशन फर्म है, बड़ी चाइनीज़ कंपनी है जो कि अब इनके प्रोडक्ट्स चाइना में भी सप्लाई करेगी। कैपलिन ने हाल ही में कुछ फंड्स भी जुटाए, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिडेलिटी यूएसए से इन्होंने कुछ फंड्स जुटाए। अगर हम इनकी दवाइयाँ देखते हैं तो ये ज़्यादातर बिजनेस इनका आप देख सकते हैं, ये सब बिल्कुल ही जेनरिक्स दवाइयाँ थी। FY12 तक हम लोग देख सकते हैं कि ये 95% जेनरिक्स दवाइयों का बिजनेस करते थे, लेकिन FY19 में हमने देखा ये 75% रह गया और ब्रांडेड जेनरिक्स यानी कि जो इनकी अपनी ब्रांडेड दवाइयाँ हैं उनका शेयर बढ़ रहा। तो इन्होंने धीरे धीरे अपना बिजनेस जेनरिक्स दवाइयों की जगह ब्रांडेड जेनरिक्स की तरफ को शिफ्ट करा है और जो कि हमें साफ दिखता है कि पिछले 7 सालों में इनका जो रेवेन्यू शेयर है वो 5% से बढ़ के 25% हो गया है। इनके बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो WHO सर्टिफाइड है। इन्होंने काफ़ी सारे जो इनकी सर्टिफिकेशंस हैं ली हुई हैं। एक जो इनकी फैसिलिटी है वो US FDA ने भी अप्रूव कर दी है।
ये इनके मल्टीपल प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं, सभी तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, टैबलेट्स, कैप्सूल्स, इंजेक्शंस, ऑप्थेल्मिक्स, लिक्विड ओरल्स, सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स, ऑइंटमेंट्स, इनहेलर्स, तो जितने भी तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं सभी बनाते हैं। कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है, काफ़ी अच्छी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, कंपनी ने आज तक कोई डेट नहीं लिया है। जितने भी एक्सपेंशन करें सभी इंटरनल अक्रूवल से करें, यानी कि अपने प्रॉफिट से करें हैं। अच्छा प्रॉफिट कमा रही है कंपनी, अच्छा ऑपरेटिंग रेवेन्यू कमा रही है। हमने देखा है हाल ही में इन्होंने अपना बिजनेस मॉडल शिफ्ट करा है, जो कि हमने कहा था पहले केवल डिस्ट्रीब्यूट करते थे, अब ये रिटेल के कारोबार में, यानी कि पहले एक होलसेलर की तरह काम करते थे, लेकिन अभी एक रिटेलर की तरह कारोबार करते हैं। पहले केवल जेनरिक्स बेचते थे, अब ये ब्रांडेड जेनरिक्स बेचते हैं। पहले सिंपल प्रोडक्ट्स बेचते थे, अब ये कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स बेचते हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें जो कंपनी आजकल चेंज कर रही है। हमने रेवेन्यू की भी बात करी, आप देख सकते हैं लैटिन अमेरिका और अफ्रीका से इनके 88 यानी कि 92% जो इनका रेवेन्यू है वो अभी भी इन देशों से आता है। और हाल ही में इन्होंने यूएस को एक्सपोर्ट करना शुरू करा है, जहाँ से 8% का रेवेन्यू आता है। लेकिन ये एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि यूएस का रेवेन्यू इनका अगले 2-3 साल में यहाँ से 10 गुना बढ़ सकता है। यानी कि अप्रॉक्सीमेटली अगर हम फिगर्स में बात करें तो इनका यूएस का रेवेन्यू प्रोजेक्टेड है कि अप्रॉक्सीमेटली 160 करोड़ इनका रेवेन्यू आएगा अगले 2 से 3 सालों में यूएस से, जो कि आज की डेट में केवल 16-17 करोड़ का ही है। तो ये उम्मीद करी जा रही है कि इनका जो यूएस का रेवेन्यू है वो 10 फोल्ड्स तक बढ़ सकता है। तो हमने देखा कि कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी सभी चीज़ों में काफ़ी अच्छी है। 1000 मिलियन टैबलेट्स बनाते हैं, 400 मिलियन कैप्सूल्स बनाते हैं, 16 मिलियन वायल्स बनाते हैं, 170 मिलियन सॉफ्ट जेल, 30 मिलियन सपोजिटरीज। तो इस तरह से इनकी कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है। अब हम देखते हैं कि कंपनी ने क्या क्या चेंजेस करे हैं। कंपनी पहले मार्केट लेड कंपनी थी। मार्केट लेड कंपनी मतलब जिस प्रोडक्ट की डिमांड आती थी कंपनी उसको या तो बनाती थी या चाइना से सप्लाई करती थी। लेकिन अब कंपनी क्या करती है, अपनी रिसर्च करती है और फिर अपने प्रोडक्ट्स बनाकर उनको मार्केट करती है। तो टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च लेड मार्केटिंग कंपनी हो गई है। पहले ये केवल मार्केट गैप्स ढूंढते थे, यानी कि वो इलाके जहाँ पे दवाइयाँ अवेलेबल नहीं थी या महंगी अवेलेबल थी वहाँ जाके सप्लाई करते थे। लेकिन अभी अपने स्पेशलिटी निश प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हैं और नए नए मार्केट्स में ट्राई भी करते हैं। अब इनका जो रेवेन्यू आता है वो जेनरिक्स, ब्रांडेड जेनरिक्स और स्पेशलिटी मॉलिक्यूल्स आता है, जबकि पहले केवल जेनरिक प्रोडक्ट्स से आता था। पहले इनकी नेगेटिव वर्किंग कैपिटल बिजनेस था, यानी कि इनके पास जिस भी प्रोडक्ट की डिमांड आती थी ये उसी प्रोडक्ट को उठा के लेके जाते थे। लेकिन अब इनको वर्किंग कैपिटल लगानी पड़ती है। हालांकि ये बिज़नेस के लिए नेगेटिव है, इससे इनकी मार्जिन्स पे इफेक्ट आएगा। लेकिन जब आप बिज़नेस बढ़ा रहे हैं तो आपको लोगों को लोन देना पड़ेगा, यानी कि पहले सामान बना के उनको सप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका वर्किंग कैपिटल फंसेगा। तो अब ये सेलेक्टिव यूज़ ऑफ क्रेडिट स्ट्रेटेजी कर रहे हैं, जिससे कि ये मार्केट शेयर गेन कर सकें और इनके कैश सरप्लस भी रह सकें। पहले केवल 2 ज्योग्राफीज़ में ये मेन काम करते थे, 10 कंट्रीज़ में, सेंट्रल अमेरिका एंड फ्रैंकोफोन अमेरिका फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स। लेकिन बाद में अब इन्होंने 23 कंट्री को एक्सपेंड किया है, जहाँ पे सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका, फ्रैंकोफोन, पोर्तुगीज़, अफ्रीका और रिसेंट एंट्री इनकी यूएस, कनाडा एंड चाइना में भी हुई है। काफ़ी यूनिक इनका बिजनेस मॉडल है, क्योंकि ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो कि लैटाम एरिया यानी कि लैटिन अमेरिका को केटर करती हो इंडिया में, और ये एंड टू एंड बिजनेस मॉडल करते हैं लैटिन अमेरिका में। काफ़ी बड़ा इनका मैन्युफैक्चरिंग बेस है, यानी कि जो भी दवाइयाँ बनाते हैं उसमें से 40% मैन्युफैक्चर करते हैं, 40% चाइना से मंगाते हैं ये लोग। चाइना में भी इनके एग्रीमेंट्स हैं, जहाँ पे चाइना से अपनी दवाइयाँ हांगकांग मंगाते हैं और हांगकांग से ये दवाइयाँ फिर इन एरियाज़ में एक्सपोर्ट करते हैं। इससे इन लोगों को काफ़ी टैक्स की बचत होती है। साथ ही साथ अब कंपनी ग्रोइंग प्रेजेंस है, यानी कि बढ़ता हुआ प्रेजेंस है इनका यूएस मार्केट में, इंजेक्टेबल्स में और ऑप्थेल्मिक सेगमेंट में। कंपनी ने अपने आप को हर तरह से इंटीग्रेट करा है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, यानी कि अब कंपनी अपने APIs भी बनाती है, यानी कि दवाई बनाने के रॉ मटेरियल भी, और फिनिश्ड दवाइयाँ भी बनाती है। काफ़ी सारे कंपनी के पास ग्लोबल सर्टिफिकेशन है, US FDA से, EU GMP से, इनवेमा से हो, WHO से। तो इस तरह से कंपनी का एक बिज़नेस मॉडल है। इनका ज़्यादा से ज़्यादा अब रेवेन्यू प्रोपोर्शन आता है डायरेक्ट सर्विंग टू फार्मेसीज़, यानी कि ये डायरेक्ट फार्मेसीज़ को देते हैं, इंटरमीडिएट हट जाते हैं, जिससे कि इनकी मार्जिन्स बढ़ जाती हैं। अगर इनका नेटवर्क देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटर्स 70% ये डिस्ट्रीब्यूटर्स को सप्लाई करते हैं, बाकी ये डायरेक्ट सेल्स करते हैं 20% और 10% ये टेंडर बिजनेस करते हैं।
इनका हेडक्वार्टर इंडिया में इनकी ज़्यादातर प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन इनकी प्रेजेंस आप देख सकते हैं कि कितनी सारी कंट्रीज़ में है और एक्सपेंशन प्लान्स हैं बाकी कंट्रीज़ में। तो इन कंट्रीज़ में अभी ये प्रेजेंट है, जो कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका की कंट्रीज़ हैं। ये इनके मेजर क्लाइंट्स हैं। हालांकि यूएस में ये अभी इन्होंने एंट्री करी है, यूएस से बहुत रेवेन्यू नहीं आता है, तो इनका जो मेजर वो प्रपोर्शन है वो यहाँ से और यहाँ से आता है। अब ये यहाँ पे भी धीरे धीरे अपनी पकड़ बना रहे हैं और साथ ही साथ इन एरियाज़ में भी ये आगे जाके एक्सपैंड करने की सोच रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कंपनी नंबर 1 प्लेयर है सेंट्रल अमेरिका में। तो ये ऐसा रीजन है जहाँ पे और कोई कंपनी फोकस नहीं कर रही है। इन्होंने हाल ही में इन्वेस्ट करा है करीब 400 करोड़ का केपेक्स और ओपेक्स में लास्ट 5 साल में। अपना जो लैटिन अमेरिका में है वहाँ पे काफ़ी अच्छा इन्होंने अपने बिज़नेस को बढ़ाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने अपना फोकस भी बढ़ाया। जो मेनलैंड लैटिन अमेरिका कंट्रीज़ हैं जैसे कि चिली, कोलंबिया, ब्राज़ील, मैक्सिको, इन कंपनीज़ में भी ये अपनी प्रेजेंस बढ़ाने वाले हैं। अभी तक ये केवल छोटी जगहों में थे, जो छोटी कंट्रीज़ थी जहाँ पे रेगुलेशंस नहीं थी, लेकिन अब ये बड़ी कंट्रीज़ में भी जा रहे हैं, वहाँ पे जाने की सोच रहे हैं, जैसे कि चिली, कोलंबिया, ब्राज़ील, मैक्सिको। यहाँ पे जो मार्केट्स हैं वो काफ़ी बड़े हैं, जैसे कि $34 बिलियन, $15 बिलियन, $30 बिलियन, इस तरह के मार्केट्स हैं। यहाँ पे अगर छोटा साइज़ या इनके पाई का छोटा भी मिलता है तो भी ये काफ़ी अच्छा रेवेन्यू कमा सकते हैं, कंसिडरिंग कि ये अभी छोटी कंपनी है। तो इन मार्केट्स में जहाँ पे पहले से भले ही बड़ी कंपनी इस्टेब्लिश हैं, लेकिन इनके प्राइस पॉइंट्स क्योंकि काफ़ी लोअर रहते हैं तो इनको काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो इन एरियाज़ में अगर इनके पास ज़्यादा मार्केट शेयर भी नहीं आता, थोड़ा थोड़ा भी आता है, तो इस कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी फ़ायदे की बात होगी। साथ ही साथ ये यूएस में भी अब अपनी प्रेजेंस बनाना चाह रहे हैं। अगर हम बात करते हैं अफ्रीका में, तो इनके 2 गुना रेवेन्यू हो गए हैं फ्रैंकोफोन अफ्रीका में लास्ट 4 साल में, क्योंकि ये नए नए प्रोडक्ट्स निकालते रहते हैं, मार्केटिंग करते रहते हैं। काफ़ी सारे इन्होंने ऑटोमेशंस करे हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि ये काफ़ी सारा फोकस करते हैं। ये एपीआई सप्लाई चाइना से मंगाते हैं, जैसे कि मैंने कहा। साथ ही साथ इन्होंने अभी जॉइंट टाउन नाम की एक कंपनी के साथ, जो कि एक 14 बिलियन डॉलर कंपनी है, वो इनके प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, आप देख सकते हैं। तो चाइना में भी अपने पैर फैला रहे हैं। तो मल्टीपल जगह पे ये कंपनी अपने रीच बढ़ाना चाह रही है। धीरे धीरे यूएसए में, चाइना में भी एंटर कर रहे हैं। हाल ही में कंपनी के काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन हुई थी, जहाँ पे कंपनी को 218 करोड़ रुपए मिले थे और ये पैसे इनको इनके यूएस आर्म के लिए मिले थे, यानी कि वो कंपनी जो इन्होंने यूएस में अपनी एक सब्सिडरी खोली है कैप्लिन स्टेरलाइल्स के नाम से। ये बेसिकली यूएस के लिए ही प्रोडक्ट्स बनाएगी ये कंपनी। ये जो 218 करोड़ आए हैं, ये बेसिकली फिडेलिटी डाले हैं। फिडेलिटी का इन्वेस्टमेंट आर्म है जिसने ये पैसे डाले हैं, और फिडेलिटी माना जाता है कि काफ़ी अच्छा नॉलेज पार्टनर है, कि इनको मेडिकल क्षेत्र में बहुत ही अच्छी नॉलेज है। इनका जो 50% इन्वेस्टमेंट है पूरे वर्ल्ड में, वो केवल हेल्थ केयर में ही है। तो फिडेलिटी इनको काफ़ी अच्छा नॉलेज पार्टनर मिला है, जो इनको बताएगा कि यूएस में किस तरह से काम करना है, और आगे चल के और भी बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जिसका इन्होंने यूएस एफडीए के साथ फाइल किया है, जो कि अप्रूव हो सकती हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि इन्होंने ऑलरेडी 12 ANDAs फाइल करे हैं यूएस एफडीए के पास, जिसमें से कि 6 अप्रूवल इनको मिल चुके हैं। अगर हम 218 करोड़ की वैल्यूएशन के हिसाब से देखते हैं, तो जो कैप्लिन स्टेराइल को वैल्यूएशन मिली है वो 870 करोड़ रुपए की मिली है। तो इनकी जो यूएस सब्सिडरी है उसको ही 870 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन मिली है। टोटल कंपनी अभी अप्रॉक्सीमेटली 2500 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी हमने देखा काफ़ी मल्टीपल चीज़ें कर रही है। डेट फ्री कंपनी है, कोई इक्विटी इन्फ्यूजन नहीं है, हाई एबिटा मार्जिन्स है 38% के, काफ़ी सारे A&A फाइलिंग्स है जो कि अब अप्रूव होने वाले हैं इनके यूएस एफडीए से। आप देख सकते हैं कि 12 A&A फाइल से 6 अप्रूव हो गए हैं, 10 और फाइल करेंगे दिसंबर 2020 में। कंपनी ने कंटिन्यूस कैपेक्स किया है। लास्ट कुछ सालों में कंपनी ने करीब 160 करोड़ रुपए का केपेक्स कर चुका है मैन्युफैक्चरिंग एंड R&D कैपेबिलिटीज़ में। जो इनका CRO विंग है वो भी कंप्लीट हो चुका है, और ये इन मार्केट्स को टारगेट कर रहे हैं, चाइना, US, EU एंड लैटाम। US मार्केट्स में इनकी एंट्री हो चुकी है, जैसा कि मैंने बताया। वहाँ से इनका रेवेन्यू काफ़ी तेज़ी से बढ़ने की उम्मीद है। अगले 2 से 3 साल में ये 10 गुना तक रेवेन्यू वहाँ से कमा सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल इन्होंने सब्सिडरीज़ बनाई हैं जिससे कि अलग अलग जगहों पे कारोबार कर सकें। हांगकांग में, कोलंबिया में, एल सेल्वाडोर, निकारागुआ, होंडुरास। तो
एक कंप्लीट एंड टू एंड बिजनेस मॉडल है जो कि काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल कैश फ्लोज हैं, मार्जिन्स हैं इनके, और ये बॉटम ऑफ द पिरामिड पे फोकस करते हैं। मैंने कहा जैसे कि ये जेनरिक्स और ब्रांडेड जेनरिक्स दवाई बनाती है कम पैसों वाली जो कि सस्ते में बिकती हैं, इस वजह से ये बॉटम ऑफ द पिरामिड पे फोकस करते हैं और यहाँ पे काफ़ी अच्छी स्टिकनेस है, यानी कि कस्टमर इनको छोड़ के नहीं जाते हैं। जो इनसे दवाइयाँ लेते हैं वो फिर इनकी दवाइयाँ प्रेफर करते हैं। कंपनी के जो एक्सपेंशन प्लान्स की हमने बात करी तो यहाँ पे हमने देखा कि एक इमर्जिंग मार्केट प्लांट इन्होंने बनाया है जो कि कंप्लीट हो गया है और वहाँ से ये इंजेक्टेबल्स बनाएंगे और इसमें से इनवीमा नाम का अप्रूवल जो है वो रिसीव हो चुका है इनको। साथ ही साथ कैप्लिन स्टेराइल्स जो इनकी यूएस वाली सब्सिडरी है वहाँ पे भी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाई है, वो मार्च 2020 में पूरा होने की उम्मीद है। और एक्सपेंशन के बाद जो इनका आउटपुट होगा वहाँ से वो 3x हो जाएगा, यानी कि 3 गुना ये दवाइयाँ आप यूएस में बेच पाएंगे। तो इस तरह से कंपनी काफ़ी मल्टीपल एरियाज़ में एक्सपेंड करने की कोशिश कर रही है। शेयर 3 सालों से नहीं चला है और अब उम्मीद करी जा रही है कि ये कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकती है। कंपनी का कहना है कि जितना वो 2015 में रेवेन्यू करते थे, 2021-22 में उनका टारगेट है कि वो उतना प्रॉफिट कमाएं। अगर हम कुछ एस्टिमेट्स की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इनके जो ग्रोथ एस्टिमेट्स आके जा रहे हैं कि अगले 3 साल तक ये 25 से 26% तक ये रेवेन्यू ग्रोथ कर सकते हैं और इनके एबिडा मार्जिन्स भी 18% से ग्रो कर सकते हैं और नेट प्रॉफिट 21% से। तो ऐसा उम्मीद करा जा रहा है FY22 तक ये 315 करोड़ जैसा प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो आज की डेट में ये कंपनी अराउंड 320 रुपीज़ पे अवेलेबल है जो कि 2500 करोड़ के आसपास इनकी मार्केट कैप है। तो करंटली ये कंपनी चीप कह सकते हैं हम, सस्ती मिल रही है क्योंकि कंपनी के ऊपर डेट नहीं है, कंपनी के कैश फ्लोज पॉजिटिव हैं। कंपनी के ऊपर जो एक रिस्क बनता है वो बनता है कि पॉलिटिकली ये ऐसी जगहों या ऐसी कंट्रीज़ में इस्टेब्लिश है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा वहाँ आप कह सकते हैं कि आर्मी या लड़ाई का ख़तरा रहता है, या ऐसे देश हैं जहाँ पे हम ज़्यादा पॉलिटिकली स्टेबल नहीं है। तो ये एक केवल रिस्क है, अदरवाइज़ कंपनी यूएस में भी अपने पैर जमा रही है और चाइना में भी, और साथ ही साथ इनका जो फोकस एरियाज़ है वहाँ पे तो ये मार्केट लीडर्स हैं। तो ओवरऑल एक अच्छी कंपनी लगती है, एक अच्छे प्राइस पॉइंट में मिल रही है, मल्टी ईयर कंसोलिडेशन हुआ है, शेयर चला नहीं है, तो ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 2-3 सालों में ये शेयर अच्छा पैसा कमा सकता है। अगर कुछ एस्टिमेट्स की बात करते हैं तो मैंने कहा कि अप्रॉक्सीमेटली 42 रुपीज़ का इनका EPS आने की उम्मीद है। हम एज्यूम करते हैं अगर 40 रुपीज़ का भी EPS आया और अगर इसको मॉडरेट 12 से 13 टाइम्स का मल्टीपल भी देते हैं तो ये शेयर इजीली 500 तक जा सकता है। अभी अराउंड 320 चल रहा है, आप इसको डिप्स पे अराउंड 300 या 280 के रीजन्स पे बाय कर सकते हैं। और 2 से 3 सालों का नज़रिया है तो इसका जो हमें एक टारगेट दिखता है वो 500 to 600 रुपीज़ का दिखता है, क्योंकि कंपनी के पास मल्टीपल ग्रोथ ट्रिगर्स हैं। और वैसे भी कोई कंपनी जो 25-26% से अपना रेवेन्यू ग्रो कर पाती है तो उसको अच्छे वैल्यूएशंस मार्केट देता है। इनके पास बस एक ही प्रॉब्लम है कि इनकी काफ़ी सारी दवाइयाँ खुद मैन्युफैक्चर नहीं करके ये चाइना से मंगाते हैं, और जिन एरियाज़ में काम करते हैं वो थोड़े से सेंसिटिव या रिस्की एरियाज़ है। अगर यही काम ये यूएस में करते तो आई एम श्योर कि इनको बहुत ही अच्छे मल्टीपल्स मिल रहे होते। लेकिन अगर हम इनको मॉडेस्ट 12-13 का भी मल्टीपल देते हैं FY22 की अर्निंग्स पे तो भी ये कंपनी 500 से 600 रुपये तक ईजिली जा सकती है नेक्स्ट 2 सालों में। तो अगर आप इसको ऑन डिप्स बाय करते हैं 280 to 300 तो मुझे लगता है एक अच्छी इन्वेस्टमेंट बेट हो सकती है नेक्स्ट 2 सालों के लिए। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।